नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फिक्स्ड इनकम को सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है, तो आज हम बताएंगे कैसे आप डेट निवेश से भी वेल्थ कमा सकते हैं। कौन सी फिक्स्ड इनकम कैटेगरी बढ़ी हुई ब्याज दरों में फायदेमंद रहेगी और डेट फंड या फिर एफडी निवेश के लिहाज से क्या है ज्यादा आकर्षक, इस पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के सीईओ कीर्तन शाह हमारे साथ हैं। उनसे फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मौजूदा हाल में, और इनफैक्ट हमारे साथ संदीप बागला भी शामिल हो चुके हैं शो में, सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है। संदीप जी और कीर्तन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौजूदा हाल में डेट आपको वेल्थ कैसे कमा कर दे सकता है, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन वीक मना रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारा फोकस फिक्स्ड इनकम और डेट की तरफ रहने वाला है। संदीप जी, सबसे पहले अभी ये टाइम आपको डेट में निवेश के लिए कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं फिक्स्ड इनकम निवेश के इर्द गिर्द जो काफी ज्यादा असर डालते हैं डेट निवेश पर। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ब्याज दरें ही हैं और यही लग रहा है कि अब शायद एक स्टेबिलिटी की तरफ या स्थिरता की तरफ हम आने वाले हैं ब्याज दरों में। तो ऐसे में ऊंची ब्याज दरों में डेट की हिट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, जो भी ब्याज दरें हैं उनको हमें देखना चाहिए कि आज से 1 साल बाद या 5-2 साल बाद इन्फ्लेशन क्या रहेगा। तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो ब्याज की दरें हैं वो इन्फ्लेशन या जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं उसको बीट करके हमें सही रियल इंटरेस्ट दे सकती है कि नहीं। आज अगर हम देखें तो आज का 10 साल का बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो करीब 7.35 या एनुअलाइज देखें तो 7.5% पे है। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो 8 से 8.5 के बीच में। और जो हम 1 साल की अगर हम देखें कि आगे इन्फ्लेशन क्या रहेगा तो वो शायद 5 के नीचे रहेगा। तो हमको 2.5% से ज़्यादा रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद हमें मिलता है। और ये हमें देखा गया है कि हिस्टोरिकली ये रेट काफ़ी ठीक रहता है अगर आप डेट में निवेश करना चाहें। और इसलिए हम मानते हैं कि ये टाइम सही है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना इंक्रीमेंटल पैसा और जो अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो डेट की तरफ कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस टाइम पे डेट पे इन्वेस्ट करना काफ़ी सही रहेगा। तो ये अभी जैसा संदीप जी ने बताया कैसे मौके बन रहे हैं फिक्स्ड इनकम और डेट में निवेश के। यूजुअली कीर्तन कहा जाता है कि आप इक्विटी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन डेट और फिक्स्ड इनकम जिसको कहते हैं कि वो एक ऐसा माध्यम है, सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी पूंजी इकट्ठा कर सकता है। कौन से फैक्टर्स प्ले करते हैं जब हमें डेट या फिक्स्ड इनकम से पूंजी इकट्ठा करनी होती है? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग समझते हैं कि डेट तो सुरक्षित निवेश है, इसमें किसी रिस्क का कोई डर नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? स्वाति जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिटेल निवेशक जब निवेश कर रहा है उसे अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेट और इक्विटी दोनों मिलकर जो कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो में ला सकते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को ध्यान में रखकर, वो अकेला डेट या अकेला इक्विटी कभी भी नहीं ला पाएगा। एक मॉर्निंग स्टार के एक रिसर्च को कोट करना चाहूंगा जो ये कहता है कि 80% से ज्यादा रिटर्न के एट्रीब्यूट्स आपके फंड में इसी वजह से आते हैं क्योंकि आप सही एसेट एलोकेशन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिक्स्ड इनकम को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक लंबे समय का एसेट है और उसमें शायद ज्यादा रिटर्न बन सकते हैं। अब रही बात रिस्क की, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स अनफॉर्चुनेटली जब रिस्क की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है रिस्क का मतलब है कि सिर्फ पैसा वापस ना आना, जिसे हम डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। हमें लगता है कि फिक्स्ड इनकम में निवेश करने पे सिर्फ ये एक ही रिस्क है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे रिस्क हैं जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स हम नहीं समझते जब हम फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए अगर आप एक
फिक्स डिपॉजिट या कॉर्पोरेट डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि फिक्स डिपॉजिट में हमारा पैसा कहाँ डूबेगा। पर वो सही तरीका नहीं है रिस्क को इवैल्यूएट करने का। रिस्क बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं। जैसे पहला, इन्फ्लेशन रिस्क, संदीप जी ने भी जो बात की, अगर बैंक एफडी में आप अगर टैक्स भर दे, टैक्स भरने के बाद जितना भी रिटर्न बचेगा वो शायद 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो अपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन रिस्क है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क है कि आज अगर आप पैसा लगाते हैं, राइट, और आज आप अगर 7% पे अपना पैसा एक एफडी में लॉक कर देते हैं और आगे जाकर अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ जाते हैं, फिर भी आपको तो 7% मिलेगा जो पहले आपने कम रेट पे, कम ब्याज दरों पे लॉक किया था। इंटरेस्ट रेट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी होता है। तो मान लीजिए आज आपने 7% पे लॉक कर दिया पैसा, 5 साल बाद जब आपको पैसा वापस मिलेगा और आप री इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ब्याज दरें बहुत कम है मार्केट में, इसे आप री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। लिक्विडिटी रिस्क भी है जो हम लोग उतना एम्फोसाइज नहीं करते। आज आप अपने बैंक में एक दिन पहले भी अपना पैसा विड्रॉ करेंगे मैच्योरिटी के, तो आपको पेनल्टी लगा देते हैं, राइट, जिसे आप लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फिक्स्ड इनकम में, जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए रिस्क का मतलब सिर्फ यही है कि अगर मैंने 100 रुपया लगाया और मुझे 100 के साथ 6% इंटरेस्ट मिलने वाला था, क्या वो पैसा वापस आया या नहीं। तो उसके अलावा बहुत सारे रिस्क है। पर अगर आप जब म्यूचुअल फंड्स की बात करें स्वाति जी, तो 2 मेजर रिस्क है जिस पे ध्यान देना चाहिए। एक है क्रेडिट रिस्क और दूसरा है ड्यूरेशन रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि आप जब म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, वो बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स में निवेश करता है और उसमें पॉसिबल है कि ज्यादा रिटर्न के लिए शायद उन्होंने कुछ ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया हो जो शायद आगे जाकर डिफॉल्ट कर जाए। तो वो जो डिफॉल्ट कर जाता है उसे आप क्रेडिट रिस्क कहते हैं। ऑफकोर्स क्रेडिट रेटिंग गिरने को भी क्रेडिट रिस्क कहते हैं, पर रिटेल निवेशकों के लिए पैसा वापस ना आना वो एक रिस्क है। और सेकेंड ड्यूरेशन रिस्क है, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज आप अगर पैसा निवेश कर रहे हैं और आपके पैसा निवेश करने के बाद इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं, और क्योंकि आपने ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगाया हुआ है जिसकी ब्याज दरें कम है मार्केट रेट से, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है, इसकी वजह से आपकी एनएवीज गिर जाती है। इसे आप ड्यूरेशन रिस्क कहते हैं। तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से अगर आप डेट में निवेश करना चाहते हैं तो इन रिस्क का ध्यान रखना जरूरी है। तो डेट में निवेश करना है तो कितने रिस्क हैं वो पहचाने, जिसका जिक्र कीर्तन ने किया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए संदीप जी, अभी इस समय फायदे की डेट कैटेगरीज या डेट फंड, हम जो भी इसको बोलें, वो कौन से हो सकते हैं? क्योंकि हर एक, क्योंकि डेट की जो तमाम कैटेगरीज हैं उनमें हर कोई टाइप का फंड या कैटेगरी तो इस ताज़ा माहौल में, मौजूदा माहौल में फिट नहीं बैठ सकता किसी के पोर्टफोलियो में। इसलिए आप कैसे फंड में या कैसी कैटेगरीज में इस वक्त निवेश करने की सलाह देंगे निवेशकों को? तो अभी तो मैं कहना चाहूंगा कि क्रेडिट रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे आ जाएगा, तो हमको ड्यूरेशन बढ़ाने की या ड्यूरेशन रिस्क लेने की ज़रूरत है। जैसे ये रिस्क है कि ड्यूरेशन अगर बढ़ जाता है आपके लेने के बाद तो आपको कम रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अगर ड्यूरेशन रिस्क आप लेते हैं उसके बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं तो आपको रिटर्न जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे ज़्यादा मिलता है। तो मेरे ख्याल से अभी आप स्टार्ट करें तो गिल्ट फंड है, या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है, या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, ये सब फंड्स अच्छे हैं बिकॉज जनरली इनमें क्रेडिट क्वालिटी अच्छी होती है और ड्यूरेशन रिस्क आप इसमें फंड मैनेजर के अपने हिसाब से ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि सपोज कीजिए कि आप आज मार्च में आपने इन्वेस्ट किया जबकि दरें 7.5% है और इन्फ्लेशन करीब 6% है, और आपने इसको 1 साल तक होल्ड किया एक फंड में जिसमें जिसकी मैच्योरिटी 10 साल है और ड्यूरेशन 6 साल का है, और 1 साल के बाद आपने देखा कि इंटरेस्ट की दरें 1% कम हो गई हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से नीचे आके 5% हो गया है और आपका इंटरेस्ट रेट 7.5 की जगह अब 6.5 हो गया है 10 साल का। तो आपको जो फायदा होगा वो, एक तो आपको फायदा होगा कि आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का, और दूसरा आपको करीब 6 रुपये गेन होगा, कैपिटल गेन्स, क्योंकि आपकी जो बॉन्ड है वो शायद 5-6 रुपये बढ़ जाएगी, तो आपका रिटर्न टोटल 12-13% हो सकता है। तो ये अगर जब आपको लगे कि इन्फ्लेशन नीचे आने वाला है
जब आपको लगे कि आपकी आसपास की चीज़ों की दरें गिर रही हैं और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और डिमांड कम हो रही है, जैसा कि अभी है, वैसे समय पे आई थिंक अगर आप लॉन्ग बॉन्ड्स में या लॉन्ग बॉन्ड गिल्ट फंड वगैरह में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक साल में आपको 10 से 12% का इंटरेस्ट छूट पड़े और आपका रिटर्न काफी अच्छा हो। ओके, तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसका जिक्र किया संदीप जी ने, उसमें आप इस वक्त निवेश करके फायदा ले सकते हैं करंट सिनारियो का। पर जो एक सिचुएशन का, स्थिति का फायदा लेते हुए, जैसे संदीप जी ने भी बताया, गिल्ड फंड हो गए, जहां पर एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी के लिए पैसा निवेशक अपना लॉक कर सकते हैं, जिसमें टारगेट मैच्योरिटी फंड भी है। कीर्तन, स्पेसिफिकली ये जो कैटेगरी है, ये जो फंड बने हैं, ये इस टाइम पर एक सही मौका है ऐसे फंड में अपने निवेश को लॉक इन करने का, जब ब्याज दरें लगभग पीक आउट हैं। स्वाति जी, एब्सोल्युटली मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, निवेशक फिक्स डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में क्यों पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि उनको एक क्लैरिटी होती है कि ये एफडी 3 साल बाद मच्योर होने वाली है और 3 साल बाद मच्योर होने पर मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड्स में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है, जिसमें आप जिस भी समय पैसा निवेश करेंगे आपको एक इंडिकेटिव यील्ड या इंडिकेटिव रिटर्न दिखाया जाता है, और एक क्लियर मैच्योरिटी डेट है जहां पर ये फंड मच्योर होने वाला है, एग्जैक्टली आपके फिक्स डिपॉजिट की तरह। तो जब आप पैसा निवेश करेंगे तब आपको पता होगा कि एक इंडिकेटिव यील्ड आपको अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, ये मच्योर कब होने वाले हैं। और इन सब फंड्स में ज्यादातर करके सिर्फ पीएसयू और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है, इसलिए क्रेडिट रिस्क इसमें बिल्कुल नहीं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सही मायने में एफडी रिप्लेसमेंट है, तो वो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है। और ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स म्यूचुअल फंड से, फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज्यादा सुपीरियर इसलिए भी है क्योंकि अगर आप 3 साल तक इसे होल्ड कर लेते या उससे ज्यादा होल्ड कर लेते तो आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिलता है। मतलब मान लीजिए आज सब टारगेट मैच्योरिटी फंड्स तकरीबन 7.5% के आजू बाजू यील्ड में मिल रहे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके 3 साल तक बने रहे और 3 साल में इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% था, तो 7.5 आपको फंड का रिटर्न मिला, 6% इन्फ्लेशन था, जो 1.5% इन दोनों का डिफरेंस है, उस पे ही आपको 20% टैक्स लगेगा, आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट से हो। तो अगर 1.5% पे 20% टैक्स लग रहा है यानी 0.3, तो मोटा मोटा अगर फंड आपको 7.5 दे रहा है उसमें से 0.3 टैक्स लगेगा, आपके हाथ में 7.2 आएगा। वर्सेज अ फिक्स डिपॉजिट जिसमें अगर वो आपको 7% दे भी देता है और आप अगर 30% के टैक्स ब्रैकेट में, तो आपके हाथ में 4.9 छूटेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आज, क्योंकि ब्याज दरें ऑलमोस्ट पीक पर है, तो अगर किसी को भी एक एफडी रिप्लेसमेंट चाहिए पर उससे और बेहतरीन रिप्लेसमेंट चाहिए, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स सबसे एप्ट है। स्वाति जी, फिक्स इनकम से कैसे करें वेल्थ क्रिएट, इस पर चल रही है खास चर्चा। संदीप बागला है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से और क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के कीर्तन शाह हमारे साथ हैं। संदीप जी, एफडी या फिर डेट फंड? एफडी तो अब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी, अचानक से लोगों को उनको लगने लगा चलिए अब आखिरकार फ्रूटफुल हुआ हमारा निवेश एफडी में, पर उसके अगेंस्ट डेट फंड निवेश आप किसको चूज करेंगे? वैसे मुझे आपका डिसीजन पता है क्या होगा, पर फिर भी मैं दोनों के फायदे नुकसान आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, इसमें कोई डिसीजन मेरा नहीं है, ये तो कोई भी सामान्य आदमी अगर थोड़ी सी भी तहकीकात कर ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि अगर जब 10 साल की बॉन्ड 7.5% पे है, जैसा कि हमारे दोस्त ने बतलाया कि आप आज टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको 7.5% का यील्ड दे रहे हैं, और इसमें कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं है क्योंकि ये टारगेट मैच्योरिटी है, तो धीरे धीरे इनकी अवधि कम होती जाएगी और जरा सा भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। अगर आप दो निवेश को लें, एक बैंक एफडी और एक ये जो ड्यूरेशन टारगेट मैच्योरिटी फंड है, और हम अज्यूम करें कि दोनों में 7.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 3 साल बाद आपको 7.5% पे बैंक एफडी पे आपको 30% या जो भी 32% टैक्स देना पड़ेगा, और आपकी जो नेट रिटर्न है वो कम होके आपकी हो जाएगी करीब 5% के आसपास।
और वही अगर आप बैंक एफडी की जगह आप म्यूचुअल फंड में या टारगेट मैच्योरिटी फंड में रखते हैं, तो आपको वो इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ जो एसेट है वो बढ़ के हो जाएगी लेट से 115 या 20 रुपए, तो आपको 10 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपका रिटर्न काफी कम हो जाएगा, और टैक्स काफी कम हो जाएगा, और आपकी पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है वो 7 के ऊपर रहेगी। तो इट इज वेरी क्लियर कि काफी क्लियर है कि आप 2% बचा सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कंपेयर टू बैंक एफडी। बट इसमें एक बात है कि आपको 3 साल के लिए आपको अब पैसा लगा के रखना पड़ेगा। तो आप पैसा चाहें तो कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप बैंक की एफडी से निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी कभी भी निकाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्की गेम चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो आप किसी लॉन्ग ड्यूरेशन या गिल्ट फंड में डाल सकते हैं, जहाँ की आपका रिटर्न भी, जैसा मैंने पहली सेगमेंट में बताया था कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए तो 10 से 11-12% भी हो सकते हैं, तो उसमें तो आपको और भी ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, और पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका 2% की जगह शायद 4-5% ज्यादा हो जाए। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि बैंक एफडी में अगर आपको 3 साल का पैसा रखना हो, तो उससे बढ़िया आप किसी म्यूचुअल फंड के ट्रिपल ए एसेट वाले फंड में, या लो जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है, या गिल्ड फंड या इनकम फंड में रखें, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, स्पेशली पोस्ट टैक्स। तो पोस्ट टैक्स ही हमें देखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को, कि वो पोस्ट टैक्स की रिटर्न कितना दे रहा है हमें, या कितनी उससे उम्मीद रखी जा सकती है। और मेरे ख्याल से तो अभी एकदम ही ये अभी अभी का जो कंपैरिजन है वो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम्स की तरफ जाता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स फायदे का सौदा किसी भी मौसम में, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत ज्यादा मायने रखता है। महंगाई को मात देने वाला निवेश अगर आपको करना है, तो संदीप जी ने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया कि डेट म्यूचुअल फंड क्यों इतना ज्यादा स्कोर करते हैं ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट। आखिरी सवाल होगा कीर्तन आपसे, समय थोड़ा कम है। जो निवेशक हमें देख रहे हैं, अच्छा डेट फंड कैसे चुने, क्या विद इन डेट जो एलोकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो किस प्रकार हो? स्वाति जी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना रखकर एकदम सिंपल करूंगा जो वो यूज कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड जब भी आप सिलेक्ट करें उसमें एक डेटा पॉइंट होता है जिसे आप कहते हैं एवरेज मैच्योरिटी। तो उस एवरेज मैच्योरिटी को ध्यान में रखिए, क्योंकि एवरेज मैच्योरिटी आपके टाइम होराइजन के साथ मैच होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे किसी फंड में डालिए जिसका एवरेज मैच्योरिटी 3 साल के आजू बाजू हो, सिमिलरली जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं। दूसरा, कभी भी डेट म्यूचुअल फंड चूज करें तो डेट म्यूचुअल फंड में ये ध्यान रखें ऐसे फंड में निवेश कीजिए जिसका AUM ज्यादा हो, थोड़ा सा एक्सपेंस कम हो। और इन सब के साथ एक लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि आप FD में जो करते हैं वो गलती यहाँ ना कीजिए कि पूरा पैसा आपने एक बैंक में या एक NCD में रख दिया। डेट में जब निवेश करें उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक है लिक्विडिटी, दूसरा है कोर पोर्टफोलियो, तीसरा है टैक्टिकल पोर्टफोलियो। मतलब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए फिक्स्ड इनकम में निवेश करने के लिए, तो 10 रुपए लिक्विड फंड में रखिए। 70% आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश कीजिए। तो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो शॉर्ट टर्म फंड्स या मीडियम टर्म फंड्स में डाल दीजिए, और 20% बाकी का थोड़ा सा रिस्क लीजिए जिससे पूरे पोर्टफोलियो का आउटपुट बहुत सुधर जाएगा। तो 20% जो है उसे गिल्ट या क्रेडिट रिस्क फंड में डाल सकते हैं आप। ऐसे अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड होगा रिस्क रिटर्न बेसिस। जी, तो ये सही तरीका है डेट से मुनाफा कमाने का। एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, किन फंड्स में निवेश करना है ये संदीप जी ने बताया, और क्या टिप्स हैं डेट में निवेश के कीर्तन ने बताया। हमें बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।